गाइस, ये हमारी वीडियो 3 रहेगी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है टैली लर्न टैली फ्रॉम बेसिक की। आज की वीडियो में हम करेंगे परचेज एंट्री, सेल एंट्री और अदर एंट्रीज। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक बेटर वे क्या है कि एक परचेज, सेल और कोई भी और एंट्री करने का। ठीक है, आई होप कि अगर आप वीडियो को पूरी देख लेते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस आपकी जो नॉलेज है टैली से रिलेटेड थोड़ी और बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे परचेज की एंट्री। ठीक है, हम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में अपने लेजर क्रिएट कर लिए थे, अपने संडे डेटर भी बना लिए थे और मैंने अपने संडे क्रेडिटर्स भी बना लिए थे। ठीक है, और उसमें मैंने आइटम्स एंड उनके ग्रुपिंग भी कर दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम परचेज की एंट्री को कैसे करें। ठीक है, परचेज की एंट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा वाउचर्स पे। वाउचर के बाद मैं परचेज F9 सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब परचेज की वाउचर की एंट्री खुलते सारी आपके पास सेम फॉर्मेट शो होगा। ठीक है, सेम जो स्क्रीन विजिबल होगी ऐसे होगी। ठीक है, अब यहाँ से हटा देता हूँ, पहले इसको कैश कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले कोई भी परचेज का इनवॉइस आता है, मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ। परचेज का इनवॉइस आता है तो क्या लिखा होता है। परचेज के इनवॉइस पे सबसे पहले क्या होता है, इनवॉइस नंबर। ठीक है, डेट, पार्टी डिटेल, उसके बाद आइटम। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जीएसटी के एंड टोटल इनवॉइस। ठीक है, ये सारी डिटेल एंटर होती है परचेज में। अब यही परचेज के को मैं टैली में कैसे बुक करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें इनेबल कर लेता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने इनेबल करना है यहाँ पे इन सारी चीजों को यस यस करते रहना है, जैसे आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये फीचर ओपन होगा F11 से। उसके बाद आपने करना है F12। F12 पे जाके आपने ऑर्डर, ठीक है, लेजर एलोकेशन, यहाँ पे मैं मार्क करता रहता हूँ कि आपको हेल्प मिले, लेजर एलोकेशन। ठीक है, और एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम ये इनेबल कर लेना आपने। ये देखिए, इसको मैंने यस कर रखा है, इसको यस कर रखा है। प्लीज स्क्रीनशॉट लेके इन सबको अगर आप यूज कर रहे हो तो इनको यस करिए, ये काफी हेल्प करेंगे। इनकी यूजर मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जाके कंट्रोल पी करूंगा, अल्ट पी सॉरी, कॉन्फ़िगर पे जाकर यहाँ पे मैं कुछ चीजें इनेबल कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने जीएसटी इनेबल कर रखा है। कैसे जाना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं करूंगा अल्ट प्लस पी। ठीक है, अल्ट पी करने के बाद मेरे पास अल्ट पी किया, यहाँ पे जैसे इसको एंटर किया कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने दोनों चीजों को यस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एडिशन डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी यस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको बंद किया। एस्केप से भी कर सकते हैं, अल्ट कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। इसको एस्केप करके वापस आ गए। अब आपके पास क्या क्या ओपन हुआ है, सप्लायर एम्प्लॉय इनवॉइस नंबर। फॉर एग्जांपल, आपको एक चीज का याद रखना है, जब भी आप परचेज परचेज चढ़ाओ तो अपना वाउचर नंबर को कभी मत छेड़ो। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी कि अपना सीरियल नंबर चेंज कर दिया। परचेज के केस में कभी भी आप सीरियल नंबर मत चेंज करो। हम क्या करते थे, परचेज जब स्टार्टिंग में था, मेरी कंपनी छोटी थी, तो मैं क्या करता था, परचेज के बिल को ही परचेज रजिस्टर परचेज फाइल में लगा के उसको रख देता था और कहता था कि मेरा काम खत्म हो गया। ये नहीं है, जब आप बड़ी किसी एमएनसी में जाओगे वो सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज का बिल लेते हैं, फिर उसके बाद एक उसको बुक्स में एंटर करते हैं, परचेज यानी उसको बुकिंग करते हैं, और उसके बाद एक वाउचर जनरेट होता है परचेज परचेज जिसे परचेज रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, और उस वाउचर का प्रिंट आउट लेकर बिल के ऊपर लगाकर उसको फाइल में लगाते हैं, जिसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। इससे कभी भी हमें फाइलिंग, अगर मान लो जब मेरे पास 100 बिल है तो मैं इजीली फाइंड कर लेता हूँ। अगर मान लो मेरे पास मंथ में 1000 बिल आए, परचेज के बिल आए, तो ढूंढ पाओगे नहीं। आपको कितनी फाइलें लगेंगी, मिनिमम 10 से 12 फाइलें लगेंगी आपको संभालने के लिए। और वहीं आपके पास मंथली 10,000 बिल आए परचेज के, तो आप कैसे करोगे। मैंने तो बिल आपको कभी बोला जाए कि ढूंढने के लिए, तो कैसे ढूंढोगे, तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। अगर मान लो आपने सीधे सीधे परचेज, जैसे मैं ये मेथड यूज करता था, तो अगर ऐसे करता तो मेरे को परचेज का बिल कभी मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वाउचर का जो परचेज वाउचर मैंने एंटर किया था उसका एक यूनिक सीरियल, उसके सीरियल के हिसाब से मैंने परचेज की का जो फाइलिंग की थी उसके हिसाब से मैंने फाइलिंग की 1 to 10, 10 to 100। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने फाइलिंग की और मेरे को इजीली परचेज बिल मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये काफी हेल्प करेंगे आपके एट द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जब भी आपने अपना करियर ग्रो करना होगा अकाउंटिंग में, तो ये चीजें आपकी काफी हेल्प करेंगी। तो यही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर। अब मेरे पास परचेज का कोई इनवॉइस है, उसमें परचेज के इनवॉइस नंबर पे एक यूनिक उसका रेफरेंस नंबर लिखा रहता है, कि जिसे हमें टैक्स इनवॉइस नंबर या कुछ भी कह ले वो लिखा, वो डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 222। ठीक है, डेट डाल देता हूँ उसकी 3 अप्रैल, एंटर। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में मैंने लेजर बनाया था, शिवानी गारमेंट्स मेरा क्या था, क्रेडिटर। ठीक है, माल किससे आता है, माल हमेशा किन से आता है, माल हमेशा क्रेडिटर से आता है ना हमारा, जिनको पैसे देते हैं। इसको एंटर किया। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे मैंने जो जो डिटेल डालनी है, रिसीव नोट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, कुछ भी किसी एजेंट के थ्रू आया है, ठीक है। एजेंट मान लो, आपको पता है जब भी आप गारमेंट्स का काम करते हो तो उसके आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ही रेयरली चांस है मैन्युफैक्चरिंग, आप जब भी मिलोगे तो किसी ना किसी एजेंट से मिलोगे, उन एजेंट के थ्रू ही माला उनको जो भी हम परचेज और सेल करते हैं उनके थ्रू करते हैं। अगर गारमेंट सेल कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंपनी में होता है, अगर फैब्रिक परचेज कर रहे हैं तो एजेंट के थ्रू ले, क्योंकि कल को जब रिटर्न होगा तो आप एजेंट को ही, क्योंकि एजेंट तो आपके पास में रहता है, फैक्ट्री तो सूरत में लगी होगी, अहमदाबाद में लगी होगी, मुंबई में लगी होगी, तो एजेंट तो आपके पास में ही रहेगा ना, तो इसलिए एजेंट का नेम मैंडेटरी होता है। यहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, जब भी माल आएगा आपके पास गुड्स आएंगी तो किसके थ्रू आएंगी, मोड क्या रहेगा, यहाँ तो मेरे थ्रू बिल्टी यानी कोरियर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगी। आपने देखेंगे बड़ी बड़े मटेरियल आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, तो वो एक उनका एक यूनिक नंबर होता है, उसकी पेमेंट भी आप ही करते हो और उसके बाद उसमें आरसीएम पेड करते हो, ठीक है, अंडर जीटीएस सर्विसेज, वो एंटर करोगे और ठीक है, और कुछ ऑर्डर दिया, कुछ अदर रेफरेंस है तो वो डाले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई एक यूनिक नंबर 2580, ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ नहीं है, ठीक है, दिस शिवानी गारमेंट्स, ये मेरा माल आया दिल्ली से, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहाँ थी, पंजाब। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ भी करोगे तो आपका जीएसटी का इंपैक्ट लेगा नहीं वो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पंजाब से माल आया, क्या मंगवाया मैंने, डेनिम की शर्ट्स, कौन सा आर्टिकल नंबर मंगवाया, फॉर एग्जाम्पल 12345, ये एक आर्टिकल नंबर है, ठीक है, उसका आर्टिकल का भी आगे डेट, कितने पीस मंगवाए, 100 पीस मंगवाए, क्या रेट पे, 350, कोई भी एक रेट डाल दो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो भी अच्छा नहीं लगे, सॉरी, जो भी बिल पे मेंशन हो। फॉर एग्जांपल आज अब यहाँ पे दो लेजर लेजर आ रहे थे, मैंने कल लास्ट वीडियो में बनाया था कि परचेस 12% वाली है, 5% वाली है, ठीक है। परचेस आपने बिल्कुल कि जीएसटी कौन से रेट का लगा है ये जरूर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाना आपने यहाँ पे, देन एंटर। अब यहाँ पे मेरे को क्या लगेगा, आईजीएसटी, कौन सी 3 कैटेगरी लगेगी, अगर इंटरस्टेट माल आ रहा है यानी एक स्टेट, अगर फॉर एग्जाम्पल बिहार टू पंजाब आ रहा है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, और वहीं अगर पंजाब टू पंजाब आ रहा है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है, यही लगेगा ना। अब यहाँ माल कहाँ से आ रहा है, गुड्स मेरे कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से, तो क्या लगेगा, जीएसटी कितने रेट पे लगेगा, 5% पे, इनपुट आईजीएसटी 5% खुद ही करूंगा तो एंटर हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन लगेगा। आपने ये वाला अमाउंट जो है अपनी बुक से अपने बिल से मैच कर लेना है, और जैसे मैच हो जाए, ठीक है, तो अपनी नेशन डाल देंगे, नेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनवॉइस नंबर, क्या इनवॉइस नंबर था, 222, डेट क्या थी उसकी, 03/04/2024, ठीक है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। अब ये मैं देखूंगा कहाँ पे जाके, ठीक है, कैसे देख सकता हूँ कि मैंने बिल पे किससे परचेस किया था, शिवानी गारमेंट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्टी का नेम भी पता है आपको, सब कुछ पता है, तो कैसे देखेंगे, फॉर मैं कोई अलग तरीका कि डीडी में करूंगा, मैं जैसे डबल डी प्रेस करूंगा, डबल डी डे बुक खुल जाएगी, यहाँ पे मेरे को वो जो परचेस का बिल मैंने एंटर करके था वो दिख जाएगा। अब इसको प्रिंट आउट लेना मैंने, वहाँ वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर आपको डेमो के लिए दिखा दूं कि परचेस का बिल दिखेगा कैसे, ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होगा। मेरा बिल किससे आया, सप्लायर कौन था मेरा, शिवानी गारमेंट्स, किसको भेजा गया, होम ट्रेडर्स को, ठीक है। उसका जो इनवॉइस नंबर चल रहा है वो मेरा सीरियल नंबर चल रहा है, वो 2 चल रहा है, डेट है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, 222 डेट, ठीक है, उसकी डेट, अदर रेफरेंस कोई है तो बस इतना आपका मैच, जीएसटी इतनी, इंपैक्ट इतनी कर दी, ठीक है। इसको करके कंट्रोल कर दिया, फिर बंद कर दिया। अब ये मेरा इंपैक्ट कहाँ पे डाला है इसने, परचेस में, ये आगे 3500 की परचेस, यही बिल बुक किया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे परचेस में इंपैक्ट कर दिया, यहाँ पे बैलेंस शीट में जाऊंगा, मेरा क्रेडिटर बढ़ गए, और यहाँ पे मेरा इनपुट जो आईजीएसटी है वो आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब वहीं, अब मैंने कितना स्टॉक आइटम पे गया, मेरे पास कितनी शर्ट्स आ गई, शिवानी गारमेंट से 100, कहां से देखी मैंने, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या हो गया, स्टॉक आइटम पे जाके 100, यहाँ पे आपने डायरेक्ट स्टॉक समरी करोगे ना आप, तो ये आपका स्टॉक खुल जाएगा, जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, आपके पास 100 शर्ट्स 10 की पड़ी हुई है। अब मैंने यही शर्ट्स आगे किसी को बेचनी है, ठीक है, क्या प्रेस करूंगा, F8, ठीक है, सेल। अब सेल में मैं क्या करूंगा, सेल का सीरियल नंबर चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सभी जो भी सेल के इनवॉइस आते हैं हमें, हम उसमें देखते होंगे कि पार्टी के यूनिक नंबर लिखे होते हैं, जैसे होम ट्रेडर रहेगा तो उसका जो सेल इनवॉइस नंबर रहेगा वो रहेगा OT /, ठीक है, जो उसका ईयर है 2425, फिर /001, ऐसे करके, या कोई और पार्टी है, इम्पैक्ट क्रिएशन है, उसका रहेगा EC2425, ऐसे देखा होगा आप। अब ये इनवॉइस नंबर को कैसे लेकर आना होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसकी सीरियल जनरेट हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपने जाना है इधर वाचर टाइप सेल्स में, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपने देख लीजिए एक बार, अल्टर पे जाना, जो भी चेंजेस होंगे अल्टर में होंगे, यहाँ पे सेल्स कुछ नहीं करना, वाचर टाइप सेल्स, सेल्स में एंटर कर देना, ठीक है, मैनुअली यहाँ पे जाके मैनुअली गैस कर देना आपने, यहाँ पे सॉरी मैनुअली ओवरराइड, ठीक है, गैस कर देना, यहाँ पे हुआ ही नहीं,
यस, ठीक है, दो जगह यस करना है, स्टार्टिंग नंबर 0 रखना है, ठीक है, और अप्रैल एप्लीकेबल फ्रॉम ईयरली बेसिस पे, ठीक है, और 1/4/24 से स्टार्टिंग, ठीक है, और फिर एप्लीकेबल फ्रॉम दिस एप्लीकेबल 1/4/2024, ठीक है, यहाँ पे डाल देना OT 24/25 // यस कर देना। और मैं देखूंगा मेरा सेल का वाउचर कैसा आ गया, मैनुअली क्यों नहीं, अच्छा फिल्टर, ये देखिए, अब एक चीज मैं हटा देता हूँ, खुद नंबर खुद आ गया, अल्टर सेल्स, एक को यस 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 यस, ठीक है, इसको कर दिया यस। अब जैसे मैं सेकंड नंबर इनवॉइस मारूंगा, जैसे ही अल्ट ए करूंगा, शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, जैसे ही मैंने कोई नया वाउचर मारना है तो क्या करूंगा उसके लिए, अल्ट ए, ठीक है, 4 तारीख में गया, यहाँ पे क्या दिखा गया, OT 24/25 दो नंबर, ठीक है। अगर मैं इस इनवॉइस को कैंसिल करके आगे भी बढ़ता हूँ ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अल्ट एक्स से कैंसिल होता है, अल्ट एक्स से कैंसिल कर दिया, हम नेक्स्ट करूंगा 5 तारीख को, तो ऑटोमेटिक सीरियल जनरेट होकर नेक्स्ट सीरियल नंबर बन जाएगी 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब मैंने सेल करनी है, कोई रेफरेंस नंबर में हमने यही डाल देना है, क्योंकि रेफरेंस नंबर इसलिए यूज होता है, कभी सीरियल बिगड़े तो हमें रेफरेंस नंबर से डाटा मिल जाए। पार्टी नेम मेरा संडे डेटर कौन था, आफिया गारमेंट्स थी ना, चेक करने के लिए तो कैसे चेक करूंगा, कंट्रोल अल्ट करूंगा, चेक हो गया। उसके बाद मैन शर्ट्स आई थी, आप जैसे यहाँ पे आइटम डालोगे ना मेंस शर्ट्स, ठीक है, 100 पीस, वो आपको क्वांटिटी दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे 110 पीस सेल करने जाऊंगा तो वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, जो कि गलत है, ठीक है, क्या मैं कभी गलत नहीं बना। अब 350 की आई थी, 100 रुपए के 500 के हमने सेल करेंगे, ठीक है, देन अब दोनों पार्टी कहाँ की थी, यहाँ पे एक चीज ध्यान करिए, माल कहाँ पे बेच रहे हैं, दिल्ली में, होम ट्रेडर हमारी कहाँ की है, पंजाब की, ठीक है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST ना, आउटपुट IGST 5%। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी भी गलती करता हूँ ना, जो मैंने कल लेजर बनाए थे 2.5% करता हूँ, CGST करता हूँ, तो वो लेगा ही नहीं। यही फायदा है टैली का कि एरर चांसेस 0% है, अगर आपने डाटा फीडिंग बिल्कुल सही कर रखे हो तो एरर चांसेस है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 5% आउटपुट IGST 5%, CGS मेरे से ईवेबिल की डिटेल मांग ली, सब मांग ली, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि ईवेबिल IRN से इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, ये सारा सिखाऊंगा मैं आपको। अब मैंने नेशन डाली, नेशन मंडेट है बीइंग इनवॉइस, ठीक है, हमेशा हमें सेफर साइड और बैकअप बना के चलना है, ये चीज अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यस, दो बार मांगा उसने, नहीं मांगा, ठीक है। अब मेरा सेल इनवॉइस बना कैसे, इसको एक और प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ऐसे ही सेल, आप कभी आपने कोई भी परचेज गुड खरीदी हो तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम ऐसा इनवॉइस आपको मिला होगा, ठीक है। तो यही इनवॉइस आगे यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो होगी सेल और परचेज की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री है, अब मैंने जिनसे माल खरीदा था उसको पेमेंट करनी है। DL शिवानी गारमेंट से माल खरीदा था, कितने की पेमेंट करनी थी, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरी कंट्री, इतने का माल खरीदा था, इसकी पेमेंट करनी है, किस बैंक से करेंगे, F5 करूंगा, किस बैंक से करेंगे, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाया था ना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, पेमेंट में कभी भी डेबिट साइड में कभी भी आपको कैश और बैंक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे तो हमेशा आपका बैंक और कैश क्रेडिट देगा। अब मैंने यहाँ पे शिवानी गारमेंट्स को पेमेंट करनी है, कितनी, 3650, ऐसे करोगे पेमेंट की एंट्री अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। उसका जो बिल आया था उसको इग्नोर कीजिए, आप ऑन अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। देन आगे बढ़ जाइए, किस मोड से, अब क्रेडिट साइड आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो गए बैंक से करनी है, कैश से करनी है, ठीक है। आपके अकाउंट में मनीष महाजन ने कंपनी के किस अकाउंट में बैंक पैसे डाले थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे करोगे, जैसे एंटर करोगे, बीइंग फॉर एग्जांपल मैंने NEFT या बैंक स्टेटमेंट लिखा आ गया कि मैंने होम ट्रेडर ने IMPS कर दी शिवानी गारमेंट्स को, क्या लिखूंगा, IMPS पे टू शिवानी गारमेंट्स, ठीक है। और आगे उसका ट्रांजैक्शन डिटेल जो भी आया होगा वो डाल दूंगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। चलो इसको एंटर करके यस कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, शिवानी गारमेंट्स का लेजर क्या हो गया, नहीं,
इतनी की परचेज करी थी, इतनी की सेल करी, लेजर क्या हो गया नील। और वहीं अगर मैं लेजर खोलूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 1 लाख रुपया आया था मनीष महाजन से 36,000, जिसमें से 750 रुपए चले गए शिवानी गारमेंट्स को, बैलेंस कितना रह गया दिस। ये सारा आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाएगी खुद ही, जो बैलेंस रहेगा ये आपके पास अभी भी आज की डेट में बैंक में पड़ा हुआ है 63,250 रुपए। ठीक है, ये होगी बैंक स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट थिंग, अब जिसको मैंने माल बेचा था, किसको बेचा था, सेल किसको करी थी, आफिया गारमेंट्स को। ठीक है, इसको भी इग्नोर ही मारता हूँ अभी के लिए, ये बिल भी मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये सेल करी थी, अब इसे पैसा आया इन मोड ऑफ, कह लो आप कैश में 6 तारीख को। अब पैसा आया तो क्या होगा, रिसीप्ट। रिसीप्ट में क्रेडिट, क्रेडिट कौन होगा, एंटी क्या है, जब हम पेमेंट करते हैं तो किस मोड से पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, संडी क्रेडिटर को पेमेंट्स करी है, बिल पेबल करी है, तो क्या करूंगा एंट्री, संडी करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट कर दूंगा बैंक और कैश। ठीक है, और सेम चीज यही यूज करूंगा संडी डेटर से पैसा आ रहा है। ठीक है, रिसीव्ड जो भी मेरा ये बिल अमाउंट करने का था, सेम अमाउंट 5 to 5। ये सारे शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप ऐसे वीडियो को देखते रहिए। और जिसने लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज इस लाइक शेयर और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ी इससे हेल्प मिले। हेल्प कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिले। आपका जितने व्यू और लाइक आएंगे हम उतना ही मोटिवेट होंगे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको हेल्प हो, आपकी करियर गाइडेंस हो। लैपटॉप से मेरे को 5 to 500 52,500 रिसीव, तो इसके एंट्री क्या करूंगा मैं। ठीक है, पैसा गया मेरे किस बैंक में, बैंक, और बैंक यहाँ कैश होगा डेबिट, और मेरा डेटर होगा क्रेडिट। कितने से, सेम अमाउंट से 5 to 500 5 to 52,500। यही सेम चीज यहाँ पे करूंगा, पर कैसे। ठीक है, आपने हमेशा पेमेंट, जब पैसा दोगे तो पेमेंट का मोड यूज करना है। टैली का रूल ही यही है, जब भी आप पैसा दोगे, पेड करोगे किसी को, ठीक है, इन मोड ऑफ कैश और बैंक, तो आप क्या यूज करोगे, पेमेंट। पेमेंट के लिए शॉर्टकट क्या है, F5। ठीक है, ये इसका मैं अभी आपको पूरा शॉर्टकट की समझा देता हूँ। ठीक है, और जब आप रिसीव करोगे तो उसके लिए आप यूज करोगे रिसीप्ट। ठीक है, रिसीप्ट कैसे पिक करोगे आप, उसका शॉर्टकट किया F6। और यही सेल का होगा, सेल का होगा F8, और परचेज का होगा F9, और जनरल एंट्री का होगा F7, और वही कॉन्ट्रा एंट्री का होगा F4। ठीक है, अब कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ तक तो पहुंच गए, हमने परचेज भी कर ली, सेल भी कर ली। ठीक है, आप रिसीव करेंगे, रिसीव के लिए एंट्री कैसे मारेंगे, क्रेडिट किस पार्टी से पैसा आया मेरे को, आफिया से। यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग बैलेंस हाथों दिखाएगा वो। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसके बाद। अब ये पैसा मेरे को 2 फॉर्म में आ गया, और यहीं से हम एंट्री को वो कर देते हैं बेस्ट रेफरेंस में। अगर यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला होता तो मैंने खुद आ जाता, वो भी सिखाऊंगा आपको। इन मोड ऑफ कैश पेमेंट क्या है, कैश कलेक्ट हुआ है आपके से 30,000 रुपया, और उसने बैंक में दे दिए 22,500 जो रिमेनिंग था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं बैंक सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को खुद ही दिखा देगा कि किसका चेक आया था। फॉर एग्जांपल उसका मैं बता दूं बैंक नेम, अगर मैं बोल दूं कि HDFC है, ठीक है, HDFC से बैंक का आया और चेक के थ्रू पेमेंट आई है, बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम आफिया। ठीक है, कैश मोड में 30,000 एंड बैंक में आई 22,500, पूरी नेशन लिखनी है। ठीक है, इसको एंटर कर देना। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। अब पैसे मैंने दे भी दिए, पैसे मेरे पास आ भी गए। अब मेरे बैलेंस शीट क्या बोलेगी, कैश में 30,000 रखा हुआ है, बैंक अकाउंट में 85,750 है। ठीक है, जो मैंने परचेज एंड सेल करी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेज एंड सेल करी थी, मैंने 3500 का माल खरीदा था, जिसको मैंने 50,000 पे बेच दिया। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000 का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 15,000 का। ठीक है, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ पे आ गया। अब मेरे को कौन कौन से पार्ट पता है, मेरे को ये भी पार्ट पता है, मेरे को कैश और बैंक बैलेंसेस पता है, मेरे को प्रॉफिट का पार्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, बट ये रिमेनिंग 750 ये क्या क्या ये किस साइड में है, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे एक शॉर्टकट देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे F12 किया, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन को यस किया, कंट्रोल ए कर दिया। क्या किया हमने, कोई भी लेजर को देखने के लिए ना सबसे बढ़िया फॉर्म होती है किसी भी लेजर, आपने कंट्रोल यानी F12 प्रेस करना है, फिर वो यहाँ कंट्रोल से करो, मेरा F12 कंट्रोल से चलता तो इसमें F12 प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, F12 प्रेस करने के बाद दोनों को यस करके ना बस कंट्रोल ए कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको बढ़िया सुनेगा, इनपुट GST
माल जब खरीदा तो जीएसटी लगी हुई थी बिल पे, देखा ना आपने, परचेज खरीदी थी तो यहाँ पे करूंगा कंट्रोल पे, यहाँ पे आपने देखा था ना कि जीएसटी लगी हुई थी। अगर जीएसटी तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, परचेज करते टाइम इनपुट था ना मेरा। और जब मैंने सेल करी तब भी मैंने जीएसटी पेड की। तब मैंने कितनी पेड की, तब मैंने उससे कितनी रिकवर की, उससे मैंने 2500 अपनी पार्टी से रिकवर की, इतनी की ना। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी आपने आईटीसी क्लेम कर रहे हो, ठीक है, और जो भी सेल कर रहे हो, उसका जो भी बैलेंस रह जाता है, जो भी डिफरेंस है, यहाँ तो आप आईटीसी उसको क्लेम कर लो, या अगर पेबल आता है तो उसको गवर्नमेंट को पे कर दो। यहाँ पे जो 750 है ना, ये मेरा गवर्नमेंट को पेबल है। ठीक है, बस इतनी सी है कहानी। और ठीक है, ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया, आपने परचेज भी कर ली, सेल भी कर ली। ठीक है, अब लास्ट एंट्री रहेगी कॉन्ट्रा की। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंट्री कॉन्ट्रा के जाने से पहले ना मैं यहाँ पे सेट ऑफ कर ही देता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट को पेबल कितना आएगा, ताकि हमारी क्लैरिफिकेशन पूरी क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक कंट्रोल ए करूंगा, एक नया लेजर क्रिएट करूंगा, जीएसटी पेबल, अंडर किसको रखूंगा, ड्यूटेंट, जो भी रहेगा ड्यूटेंट टैक्सेस में रहेगा, इसको कुछ नहीं, क्योंकि ये किसी हेड में इंपैक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे मारूंगा जर्नल, यहाँ पे ये सिखाया था ना मैंने, जर्नल। जर्नल जब हम दो लेजर को सेट ऑफ करना हो, ठीक है, तो उस केस में हम करते हैं जर्नल एंट्री। मींस उसमें ना ही कोई कैश होता है, ना ही कोई बैंक होता है, ठीक है, ना ही कोई परचेज होती है, ना ही कोई सेल होती है, ना ही कोई पेमेंट पेड होती है, ना ही कोई पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं जर्नल। और कॉन्ट्रा, ये जबकि ये कॉन्ट्रा से डिफरेंट है। कॉन्ट्रा तब यूज किया जाता है जब बैंक और कैश, इन दोनों का कोरिलेशन हो, मतलब इन दोनों के रिलेटेड हो एंड कोई ना कोई एंट्री हो। एक डेबिट, या तो बैंक डेबिट रहेगा, या कैश क्रेडिट रहेगा, या कैश क्रेडिट रहेगा, या बैंक डेबिट रहेगा। ठीक है, काउंटर में है, बट जबकि जनरल में सब कुछ रह सकता है, बट इसमें कैश, बैंक, सेल, परचेज की कोई एंट्री नहीं होगी। सिंपल जनरल को हम बुकिंग करेंगे सेट ऑफ एंट्री के लिए। हालांकि कई, मैंने देखा है, मैंने भी ये चीज यूज किया, हम जनरल में ना जो एक्सपेंसेस थे ना, उसको जब हम बुकिंग करते थे ना, तब हम जनरल में करते थे। तो ये चीज हमें काफी देर बाद रियलाइज हुई, जबकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को काफी देर बाद रियलाइज हुई कि ये जनरल में करना गलत है। जो भी परचेज, इवन के एक्सपेंसेस के एंट्रीज हैं, तो उनको हम परचेज में बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी तो मैंने आइटम सिखाई। अगर अगर ये मैं अब नेक्स्ट जो हम एडवांस सेलिंग में जाएंगे, तो मैं आपको सर्विस की एंट्री है, जो सर्विस हम रेंडर करते हैं, उसके एंट्री में आपको दिखाऊंगा कि हम परचेज में कैसे बुक कर सकते हैं, ये सारे सिखाऊंगा। ठीक है, बट जनरल में सेट ऑफ की एंट्री होती है। अब मैं सेट ऑफ किसको करूंगा, इनपुट आई जीएसटी। ठीक है, अब डेबिट है तो इसको मैं क्रेडिट करूंगा ना जीएसटी पेमेंट के लिए। अब सबसे पहले मैं डेबिट करूंगा, आउटपुट आई जीएसटी। डेबिट था, क्रेडिट था, पेमेंट करनी थी, डेबिट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिट में क्या पड़ा था, इनपुट, डेबिट में पड़ा हुआ था 7। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया डालकर मैं अपना बैलेंस चेक कर लूंगा कि मेरे पास पड़े हुए थे 750। यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ गया ना 750। अब मेरा जीएसटी पेबल कितना बन गया, 750। अब इसको जैसे सेट ऑफ करूंगा तो मेरी एक ही एंट्री दिखेगी, F12 करूंगा, यस यस, यहाँ पे एक एंट्री दिख रही है जीएसटी पेबल। अगर क्रेडिट साइड है तो मीन्स पेबल है, ये होगी जनरल की एंट्री। अब उसके बाद मैं लास्ट यूज करूंगा, एक शॉर्ट करके दिया गया कॉन्ट्रा। ठीक है, F4। F4 किस लिए यूज होता है, या तो कैश डिपॉजिट बैंक को, दो ही फॉर्म में यूज हो सकता है F4। ठीक है, कॉन्ट्रा की एंट्री बैंक्स और कैश, या तो कैश डिपॉजिट इन बैंक को, या फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। प्लीज स्पेलिंग एरर को मिस्टेक इग्नोर करना, जो जो स्पेलिंग एरर होती है, क्योंकि लिखते टाइम ना कभी बैंक फ्रिक्वेंटली चलता नहीं, तो इस वजह से कभी कभी एरर हो जाता है, तो प्लीज इसको इग्नोर करना। अब इस केस में मेरे पास 30,000 रुपये रखे हुए हैं। अब मैं कहूंगा कि मैंने ना वो 30,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करना, तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कैश, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, ऊपर कहूंगा 30,000, मेरे पास 30,000 कैश रखा हुआ है यहाँ पे, इसको जैसे एंटर मारूंगा, कैश क्या हो गया, 0। ठीक है, अब कैश किस में चला गया, बैंक में, बैंक में 30,000। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यस। अब फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास, मैं बैलेंस शीट में आता हूँ, मेरे पास कैश इन हैंड कुछ नहीं है, मेरे को जरूरत पड़ गई 10,000 रुपए के खर्चे करने के लिए, कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, और मेरे से बोला गया कि यार ये 10,000 रुपये बैंक से निकाल के आइए। ठीक है, मेरे को एटीएम दे दिया या चेक दे दिया गया, उसे बोल के कि इसको निकाल के आइए। मैं क्या करूंगा, अब एंट्री क्या होगी, बैंक तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें 10,000 रुपया क्रेडिट करूंगा बैंक कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये होगी बैंक के कैश विड्रॉल की एंट्री। ठीक है, अब इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि
यहाँ पे आप देखिए, पहले बैलेंस शीट देख लीजिए, यहाँ पे फिगर क्या है, कैश इतना हो गया, बैंक इतना हो गया, प्रॉफिट इतना। ये हो गई हमारी अकाउंटिंग की जो बेसिक एंट्रीज होती हैं, सेल परचेज, F7, F4 से लेकर F5, F6, F7 और F8, F9। इसके बाद भी कुछ एंट्री आती हैं जो यूज हो जाती हैं, ठीक है, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपने स्टॉक जर्नल की एंट्रियां जो मानी है, जो वर्क के लिए अगर माल बाहर बेचना है, जो वर्क के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज होता है, ठीक है, मटेरियल इन करना है, मटेरियल आउट करना है, ये सारा ही आपको टैली में मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको यूज कैसे करना है ये आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है, जो जो जरूरी कंसेप्ट है, जो आपको जॉब फाइंडिंग में या जॉब इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। अब उसके बाद इन दी लास्ट में आपको सिखाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रिंटर से आप कैसे टैली से पीडीएफ सेल बिल को कैसे पीडीएफ कर सकते हैं और आप कैसे प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम ये इशू आते हैं, आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट टैली से पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। कई बार देखा मैंने कि आप कई जब मेरे इंटर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट देते हैं, फिर प्रिंट के बाद उसको डॉक स्कैन या स्कैनर से स्कैन करके किस चीज को भेजते हैं, जो कि गलत है। आप डायरेक्ट पीडीएफ सेल बिल को डायरेक्ट पीडीएफ कर सकते हैं प्रिंटर से। आप कैसे करोगे, अल्ट पी, ये देख लिखता रहता हूँ कैसे, ठीक है, पीडीएफ कैसे बनाएं सेल बिल को, ठीक है, सेल या परचेज किसी भी एक वाउचर को पीडीएफ कैसे, अल्ट प्लस पी, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, एंटर किया, ये फॉर्म खुल गया आपके, देन एंटर सेकंड, ठीक है। इसमें जाना है आपने कॉन्फ़िगर पे, थर्ड कॉन्फ़िगर पे आपने जाके सिंपल सा करना है प्रिंटर, सर्च, प्रिंटर ये सर्च करना है और प्रिंटर पे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा दिए आपको, ठीक है, जैसे अभी तो वेटिंग फॉर, यहाँ पे आपने प्रिंट देना है, ठीक है, वन नोट के थ्रू लेना है, कहाँ पे डालना है, सारा कुछ फैक्स करना है, सब कुछ दिखा दिया जाएगा। यहाँ प्रिंट से पीडीएफ, अब पीडीएफ करता हूँ जैसे मैं, तो मेरे से पूछा जाएगा किस मोड में करना है, कंट्रोल ए किया, ठीक है, और देन उसके बाद प्रिंटर पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ए, फिर स्टेप, उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा मेरा प्रिंट, 6 नंबर, प्रिंट करते ही मेरे से फोल्डर पूछ लिया जाएगा कि आपने किस फोल्डर में डालना, आपने जिस फोल्डर में डालना, जो नाम डालना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल ओटी, ठीक है, हो गया। अब इसको देख लो, सेल ओटी जो भी आपने नाम देना है वो देख के आपको दिखे, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी पेस्ट करके किसी को भेजना, भेजिए या कुछ भी करना जो आपको एज पर रिक्वायरमेंट ये आपको हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो को इतना ही, प्लीज इस वीडियो को लाइक को शेयर कीजिए और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।